किसी का हैबिट तो चेंज नहीं कर सकते। तो आज मेरी आवाज है बेटा, ऑडिबल हूं मैं, सभी को सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो दैट्स फाइन। आज हम सीजन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना? कौन कौन से सीजन होते हैं आप सब तो जानते हो, कोई नई चीज नहीं है सीजन के बारे में। और सीजन में कैसे टेम्परेचर डाउन आता है, डिक्रीज होता है और इंक्रीज होता है। सीजन के अंदर भी वेरिएशन मिलती है कि जब हमारे यहाँ पर हेलो सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस अभी हम सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देंगे। सबकी तरफ से मैं नमस्कार मैंने स्वीकार कर लिया, और सबको मेरी तरफ से भी आज का दिन शुभ हो। तो कोल्ड वेदर क्या है, हॉट वेदर कंडीशंस क्या हैं, ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। और जब क्या ऐसा है क्या, जब हमारे यहाँ पर सपोज करो इंटीरियर ऑफ इंडिया की मैं बात करता हूं, तो इंटीरियर मतलब जो ये अंदर का पार्ट है, ये कोस्टल एरिया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अरबियन सी है और इस तरह बे ऑफ बंगाल है। जब इंटीरियर इंडिया की बात करूं तो इंटीरियर इंडिया का मतलब यही है, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है ना, और साथ साथ में जो भी बीच के अंदर जो जो कोस्टल एरिया पे नहीं लगते हैं वो सारे स्टेट, हरियाणा भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो, राजस्थान भी कर सकते हो। तो ये सारे, यानी कि सर्दी होगी तो क्या सब कहीं बराबर होती है? आप बताइए, सर्दी बराबर होती है सब कहीं, पूरे इंडिया की अगर नो बात? सर। नो सर। हाँ, नो सर। वेरी गुड। देखो, कोई आपके जो कोस्टल एरिया है, मैंने आपको बताया था कि कोस्टल एरिया में ना तो सर्दी का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना गर्मी का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उनका टेम्परेचर गर्मी सर्दी में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, और दिन और रात में भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आता टेम्परेचर में, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है, दिन में इंटीरियर ऑफ इंडिया में देखोगे तो दिन और रात के टेम्परेचर में भी काफी वेरिएशन है। गर्मी के दिनों में भी वेरिएशन आता है, सर्दी में भी दिन में टेम्परेचर धूप आने की वजह से थोड़ा ठीक ठाक रहता है, और रात को टेम्परेचर काफी डाउन चला जाता है, माइनस में भी चला जाता है, कभी कभी तो 0 डिग्री पर तो पहुंच ही जाता है। तो ये सब फिनोमेना भी थोड़ा समझने वाले हैं, ठीक है ना। और आप सीजन एडवांस और रिट्रीटिंग मानसून तो पढ़ ही चुके हो। फिर जो चीजें आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो डेवलपमेंट है उसके बारे में, हमने वेस्टर्न डिस्टरबेंस आपको पहले समझा दिया, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के बारे में पहले बता चुके हैं, लेकिन अब उसके बारे में यहाँ पर बातें होंगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ फर्दर डू। द सीजन्स, पेज नंबर 31 के ऊपर है। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। यानी कि जब हम मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करते हैं तो इसका मतलब, कहने का मतलब, अलग अलग तरह के सीजन के पैटर्न से है। हमने कहा ना कि जब मानसून का मतलब यही है कि सीजन के चेंज होने के साथ हवाओं की डायरेक्शन में बदलाव को ही हम मानसून कहते हैं, ठीक है ना। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। जो वेदर की कंडीशंस हैं वो एक सीजन से लेके दूसरे सीजन के बीच में काफी चेंजेस आता है। यानी कि जो गर्मी का वेदर हो और सर्दी के बीच में काफी वेरिएशन आती है वेदर में। These changes are particularly noticeable in the interior part of the India country. ये जो सीजनल चेंज में जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर में, वो इंटीरियर ऑफ इंडिया में ज्यादा महसूस कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो। द कोस्टल एरिया डो नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर। जो कोस्टल एरिया है वहां पर आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, दो देर इज ए वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न।
रेनफॉल जो बारिश है उसमें तो वेरिएशन मिल जाएगा, ठीक है ना, कभी ज्यादा कभी कम बारिश। लेकिन अगर आप टेम्परेचर का वेरिएशन देखना चाहो तो कोस्टल एरिया में कंपेरेटिवली कम मिलता है। यानी कि दिन में टेम्परेचर अगर 22, 23, 24 डिग्री है तो रात को भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है। रात को भी टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 19, 18, 19 हो जाएगा, ठीक है। कोई वहीं मैं बात कर रहा हूं कोस्टल एरिया की, वहीं राजस्थान में देखोगे दिन का टेम्परेचर 50+, वो हो सकता है 20-22 पर आ जाए। तो इंटीरियर ऑफ इंडिया में आपको दिन और रात के टेम्परेचर में वेरिएशन मिलेगा, और सर्दी और गर्मी के टेम्परेचर में भी, सीजन में भी वेरिएशन मिलेगा। हॉट सीजन और विंटर सीजन में भी टेम्परेचर में काफी वेरिएशन मिलेगा। ये बात समझ गए आप? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस? अब कौन कौन से सीजन आपके यहाँ पर आप फील करते हो? फोर मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया: द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन। तो ये तो सारे के सारे आप जान ही चुके हो, ठीक है ना। इसमें से आपको कोल्ड वेदर का भी पता है, हॉट वेदर भी, और नई चीज आपके लिए आई थी एडवांस और रिट्रीटिंग मानसून। तो एडवांस और रिट्रीटिंग मानसून के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगी व्हाट आर द एडवांसिंग मानसून और व्हाट इज द रिट्रीटिंग मानसून। समझ में आ गया ना वो? क्लियर? जो कल परसों में हमने कराया है Yes, वो sir. एडवांस और रिट्रीटिंग मानसून समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कोल्ड वेदर सीजन को, जिसको आप विंटर के नाम से भी बोलते हो। सिंपल है, कोई नई चीज नहीं। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नदर्न इंडिया एंड स्टे टिल फेब्रुअरी। अगर भारत के उत्तर की बात करो तो सर्दियों का समय नवंबर के मिड में शुरू होता है और फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी में कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, ये सबको पता है। जनवरी और दिसंबर में तो भैया ठिठुरने वाली सर्दी होती है। पूरे नॉर्थ भारत की, नॉर्थ इंडिया की बात करें तो पूरे नॉर्थ इंडिया में यही कंडीशन रहती है, ठीक है ना। चाहे आप पंजाब की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, हरियाणा की बात करो, दिल्ली की बात करो, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करो, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये बोल रहे हैं कि जैसे साउथ है, आप तमिलनाडु में देखोगे, कर्नाटक में, केरल में, वहां पे टेम्परेचर सर्दियों में इतना ज्यादा कम नहीं होता है। यानी कि डिक्रीज तो होगा सर्दियों में, लेकिन नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ में जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ आओगे वहां टेम्परेचर ज्यादा सर्दियों में कम होता जाएगा। साउथ में आप जब यहाँ पर रजाई की, आपको डोज रजाई की जरूरत पड़ती है या एक रजाई, तो साउथ में रात को आप एक चद्दर से भी काम चला सकते हो। तो ये बात समझ गए होंगे साउथ टू नॉर्थ टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होता है। सर्दियों की बात हो रही है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन ईस्टर्न कोस्ट इज 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यहां पर अगर चेन्नई की बात करोगे, तमिलनाडु के अंदर बात करोगे, ये वाला जो पार्ट है, तो यहां पर जो एवरेज टेम्परेचर नीचे थोड़ा, ये वाला, यहाँ केरल, ये तमिलनाडु, आप देख नहीं पा रहे हो, नीचे है साउथ में। आपको पता तो है ही तमिलनाडु कहाँ पर है। तो यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री से 24 से 25 डिग्री रहता है, और while in northern plains it ranges between 10 डिग्री टू 15 डिग्री। देखो कितना वेरिएशन आ गया। वहां पर 24-25 डिग्री के लगभग टेम्परेचर रहता है, उसी पीरियड में हमारा पंजाब, राजस्थान में 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर रहता है सर्दियों में, ठीक है ना। लगभग लगभग 10 डिग्री का वेरिएशन आपको सीधे देखने को मिल रहा है, और 10 डिग्री अपने आप में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाता है।
ठीक है ना। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड, दिन में तो सूरज निकल जाता है तो थोड़ी रिलीफ मिल जाती है, रात में फिर हालत खराब होती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पारा और गिर जाता है। फ्रॉस्ट इज द कॉमन इन द नॉर्थ एंड हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। हमारे यहाँ पर जब फ्रॉस्ट पड़ती है तो हिमालय के अंदर स्नोफॉल होने लगती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर ओस पड़ रही होती है, जब आप सुबह उठ के देखोगे खेतों में तो जो पत्ते हैं आपकी खेती के अंदर, जो सरसों के पत्ते हैं, गेहूं के पत्ते हैं, उनके ऊपर आप देखोगे पानी की बूंदें पड़ी हुई मिलेंगी या बर्फ जमी हुई मिलेगी। लेकिन अगर हिमालय रीजन में देखोगे तो उसी पीरियड में होती ही स्नोफॉल है। आप सुनोगे आज कुल्लू मनाली में आज यहाँ पर इतनी बर्फ पड़ी, ठीक है ना, रोड जाम हो गए बर्फ की वजह से। ये सारी बातें ठीक है। आस्था, बी रेगुलर एंड पंचुअल, नॉट प्रॉब्लम फॉर ए सिंगल डे। लेकिन अगर आगे से ध्यान रखना, तो ये देखने को मिलता है ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। अब भैया ये सर्दी आई कहां से, उसकी बात कर रहे हैं कि उस पीरियड में हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल कर रही होती है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपको मैं दिखा चुका हूं। ये पूरा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। यहां से जो तिब्बतियन प्लेटू से चलने वाली हवा या रसिया के साइबेरियन रीजन से चलने वाली हवा है, वहां का मैं बता ही चुका हूं आपको मेरे बच्चों कि वहां पर पूरा का पूरा ये पठारी है, लैंड है। तो जब वहां पर कोई समुंदर तो है नहीं, तो जो हवाएं आएंगी वो क्या होंगी, ड्राई विंड्स होंगी, उनमें मॉइस्चर होगी नहीं, बारिश तो कर नहीं सकती वो, हमारे को ठंडी दे के चली जाती है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड दे के चली जाती है, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्यों बोला जाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ट्रेड विंड्स का मतलब यह है कि पुराने जमाने में हवाओं के हिसाब से ही समुद्र में शिप और नाव चलती थी और उससे व्यापार होता था। तो इसलिए जिस डायरेक्शन की विंड्स है उनको ट्रेड उनके साथ में लगा दिया। अब इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोल दिया, यहाँ साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स बोल देंगे, यहाँ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोल देंगे। तो ये मत घबराना कि ये ट्रेड विंड शब्द कहां से आ गया, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग दिस सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। हमारे देश में उस पीरियड में नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड विंड्स चलती है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। Sir, what is the meaning of prevail? प्रिवेल मतलब चलना या एग्जिस्ट करना, ठीक है ना, ठीक है, हवाओं का चलना या एग्जिस्ट होना। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। ये हवाएं लैंड से सी की तरफ चलती है, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैंने बताया कि पूरा का पूरा तिब्बतियन प्लेटू चाइना का, फिर उसके बाद चाइना के बाद में मंगोलिया है, फिर मंगोलिया के बाद में रसिया है। तो यहाँ पर पूरा आपका क्या है, लैंड है, और उससे आपके इंडिया के साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। तो ये हवाएं लैंड से सी की तरफ चलती है। हैंस फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन। और इसलिए ड्राई सीजन होता है। मतलब आप सोच सकते हो, मैंने तो पहले ही बता चुका, जब लैंड से सी की तरफ हवाएं चलेंगी तो बारिश होने का मतलब ही नहीं, वो ड्राई विंड्स होंगी। जब सी से लैंड्स की तरफ हवाएं चलेंगी तो उनके पास में समुंदर से वो मॉइस्चर ले लेती हैं और उनके पास में बारिश करने की क्षमता होती है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ओकर इन तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज। अब ये इन्होंने बोला कि कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल तमिलनाडु में होती है। क्यों तमिलनाडु में होती है बच्चा, मैं आपको समझा चुका हूं, अगर आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगी। सर्दियों में तमिलनाडु में बारिश क्यों हो रही है, मैंने बताया था कि ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं जो इंटीरियर ऑफ इंडिया से जाती हैं, तो आ भी पीछे से रही है लैंड से, और यहाँ से
जो इंटीरियर इंडिया में भी आपका सरफेस लैंड है, तो यहाँ से तो ड्राई ही निकल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो हवाएं नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड विंड्स आपके असम अरुणाचल प्रदेश को पार करते हुए बे ऑफ बंगाल से होते हुए आएंगी, वो हवाएं बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेंगी और तमिलनाडु के कोस्ट के ऊपर वो बारिश करेंगी। पार्टिकुलरली जो चेन्नई में जो बारिश होती है सर्दियों में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से होती है। तुम सब बहुत ही समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, इसमें तो मुझे दो राय लगती ही नहीं है। बस याद रखो, चीजों को पढ़ते जाओ। तो ये तो हो गया सर्दी में बारिश तमिलनाडु में क्यों होती है उसके बारे में। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल occurs on Tamil Nadu coast from these winds as they blow from sea to land, ठीक है, इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। वह वो सी से लैंड की तरफ चलती है, इसलिए यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश होती है। सी कौन सा आ गया, कौन सा सी आ गया बताइए, क्यों होती है तमिलनाडु में बारिश, कौन से सी से होकर गुजरती हैं वो हवाएं। अरे बोलो, अरे बे ऑफ बंगाल के ऊपर से होके गुजरती हैं। कहां से गुजरती हैं, बे ऑफ बंगाल। तो अभी तो बे ऑफ बंगाल। हाँ, तो वही तो मैंने बताया था, अभी बताया था कि बेटा तमिलनाडु में बारिश होने का कारण यही है सर्दियों में कि जो हवाएं नॉर्थ ईस्ट की ट्रेड विंड्स बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरती हैं और वहां से मॉइस्चर ले लेती हैं और फिर तमिलनाडु में बारिश करती हैं, ठीक है। बताने में पीछे नहीं रहना है, गलत होता है कोई नहीं, बताइए। तो इन नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स विद द लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया। तो बोल रहे हैं कि नॉर्थ पार्ट में, कंट्री के नॉर्थ पार्ट में एक हाई प्रेशर सर्दी है, ये याद रखो। तो यहाँ पर हाई प्रेशर, पीछे भी हाई प्रेशर डेवलप हो रहा था, अब यहाँ पर भी अपने नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी थोड़ा कमजोर सा हाई प्रेशर डेवलप होता है। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्या होता है वो बता चुका हूं मैं आपको पहले ही। विद द लाइट विंड मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया, अब यहां से हवाएं चल के आउटवर्ड में जा रही हैं, इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ, और उनके ऊपर रिलीफ फीचर्स का इन्फ्लुएंस होता है। रिलीफ का मतलब ये होता है, रिलीफ का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, वैलीज हैं, इनको सबको हम मिलाकर रिलीफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा प्लेन फ्रॉम द वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अब ये गंगा प्लेन में नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहने लगती हैं, ठीक है। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाई क्लियर स्काई। तो उस पीरियड में हमारे यहाँ पर पूरे नॉर्थ में सर्दियों में स्काई क्लियर होता है, ठीक है ना, कोई क्लाउड नहीं है, कोई बादल गरजने की आवाज नहीं है। होती है वो कहां पर होती है वो मैं आपको बता चुका हूं, अभी दोबारा फिर बताएंगे जब सामने आएंगे। वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, फीबल वेरिएशन ही। क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में उस पीरियड में सर्दी का टाइम है तो टेम्परेचर तो लो होना ही है, ह्यूमिडिटी भी लो होगी। अब ह्यूमिडिटी लो क्यों होगी, कोई मुझे बताएगा। ये मैंने बताया नहीं, मैं तुम्हारा आईक्यू देखना चाहता हूं। सर क्योंकि वहां से ड्राई विंड आएंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह, अरे वाह। क्योंकि जो ड्राई विंड्स आ रही हैं उनको मॉइस्चर तो मिली नहीं, तो विंड के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी नाम की चीज आएगी कहां से। मॉइस्चर तो कब आएगी, जब हवाएं ओशन से लैंड की तरफ चलेंगी, तब तो मॉइस्चर होगी ना उसके पास में। और जब आ ही रही है वो प्लेट्यू एरिया से, आ ही रही है बिल्कुल ड्राई लैंड से, तो ऑब्वियसली वो उसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा नहीं होगी। वेरी गुड, खुश कर दिया तुम लोगों ने।
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम लोग बता रहे हो ये बड़ी बात है। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम लोग अपना आईक्यू दिखा पाते हो। तो यहां हो गया था टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फीवर, वेरिएबल विंड्स। एक करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन और द नॉर्दर्न प्लेन इज इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब ये मैं बता चुका था, फिर दोबारा बता देता हूं कि हमने बताया था कि सर्दी के पीरियड में ही फिर एक साइक्लोनिक डिस्टरबेंस भी बनता है। मेरे याद है आपको, मैंने बताया था मेडिटेरियन सी से हवाएं उठती हैं, साइक्लोन वहां पर बनता है, 12 किलोमीटर की हाइट गेन कर लेता है, फिर पूरा इंडिया के वेस्ट में आता है। यूरोप का तो वो ईस्ट होता है, लेकिन इंडिया का वेस्ट है, इसलिए इसको हम इंडिया में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के नाम से बोलते हैं, जो जनवरी में बारिश होती है। याद है? यस सर। हाँ, तो उसी के बारे में ये आगे बात कर रहा है। ये पूरी सर्दी की बात बता रहा है ना, कि सर्दी में भारत में हर जगह पे किस तरह का रहता है। तो उसने बता दिया पूरा इंटीरियर इंडिया तो ड्राई रहता है भाई, वहां पर कोई बारिश का मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो विंड्स नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स आ रही है वो अपने साथ उसके पास है ही नहीं। जिसके पास कुछ, खुद के पास कुछ नहीं, वो दूसरे को क्या दे देगा। ठीक है। फिर हमने बताया नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल से होके गुजरती है, तो वो तमिलनाडु में, अब वो थोड़ा बहुत ले लेती हैं बे ऑफ बंगाल से, तो तमिलनाडु में बारिश कर जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं फिर सर्दी का ही, नो ये आपकी वेस्टर्न डिस्टरबेंस की, कि जनवरी के अंदर भाई याद आया हमको कि हाँ एक बारिश तो होती है, वो पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अंदर स्नोफॉल होता है, और प्लेन एरिया में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अंदर बारिश होती है, तो वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस से होती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है, मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। बहुत ही मजा आता है मेरे को वेस्ट, अगर तुम लोग वेस्टर्न डिस्टरबेंस को समझोगे तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, कि हम कहाँ से, देखो यूरोप का, इटली का पानी पी रहे होते हैं उस पीरियड में ना, आपको घूमने की जाने की जरूरत नहीं, और आप इटली का, आप फ्रांस का, जो उस एरिया में मेडिटेरियन सी है उसका पानी आप तक पहुंच जाता है। ईश्वर के हाथ में ही है ये ताकत। तो ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर, मैं पैराग्राफ को दोबारा पढ़ रहा हूं। सीजन और द नॉर्दर्न प्लेन इज इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये आपका वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। यहां से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आपको फील करते हो। दिस लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी। और ये कैसे होता है आपको बताया था, कि मेडिटेरियन सी में लो प्रेशर एरिया बनता है एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया, और ये एशिया के वेस्ट से होते हुए इंडिया में मूव करता है अलोंग विद द वेस्टर्नी फ्लोज। अब ये वेस्ट से आ रही है, इसको वेस्टर्ली फ्लोज के नाम से बोला गया। दिस काजेज मच नीडेड विंटर रेन ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन माउंटेन। इससे आपके मच नीडेड लिखा हुआ है, देखो, यानी कि उस टाइम में हमको बारिश की जरूरत होती है। वो बारिश बहुत अच्छी होती है आपकी सरसों के लिए, वो बारिश अच्छी होती है आपकी गेहूं के लिए। तो मच नीडेड वो बारिश हो जाती है उस पीरियड में। काजेज मच नीडेड विंटर रेनफॉल और द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, और माउंटेन्स के एरिया में स्नोफॉल होती है। और लोग फिर उस पीरियड में, इतनी सर्दी में, लोग घूमने के लिए भी फिर निकल जाते हैं कुल्लू मनाली के लिए, क्योंकि वो बर्फ की लड्डू बना बना के खेलने में दे एंजॉय इट वेरी मच। ठीक है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल लोकली नॉन एज महावर इज स्मॉल, दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप। इसको जो बारिश होती है बहुत ज्यादा तो नहीं होती है, ठीक है, तो इसको हम महावत के नाम से बोलते हैं। जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जनवरी में बारिश होती है, इसको हम महावत के नाम से बोलते हैं। और ये होती कम है, ये मान लिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है हमारे लिए, रबी की क्रॉप्स के लिए। जो जो बारिश हमारे देश में
जो फसल नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में जिसकी बिजाई होती है उसको हम रबी की क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। अब नीचे का जो एरिया है इसको हम पेनिसुनल पेनिसुलर रीजन बोलते हैं। आपको मैंने बताया था आपका विंध्याचल और सतपुरा पर्वत है, उसके जो साउथ का इलाका है वो पूरा दक्कन प्लेटू, या फिर आपको पेनी बार बार मैं मैप पेनिसुलर इंडिया का बना के दिखाता हूँ। ठीक है ना। तो पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। वहां पर कोल्ड सीजन को इतना अच्छे से आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। देर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स। यानी कि अगर आप बात करो केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटका के अंदर, तो यहाँ पर आपको मतलब कोल्ड सीजन में भी पता नहीं लगता कि कब गर्मी चलेगी कब सर्दी आ गई। यानी कि गर्मी और सर्दी के बीच में टेम्परेचर का वेरिएशन, हॉट वेदर और कोल्ड वेदर के बीच में टेम्परेचर का वेरिएशन, सीजनल चेंजेस का वेरिएशन देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के एरिया के अंदर, आंध्र प्रदेश का एरिया, उड़ीसा को आप ले सकते हो, महाराष्ट्र को आप ले सकते हो, यहाँ सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना, और कुछ पार्ट ऑफ आपका आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो भी आपका कोस्टल एरिया है, मैं बात कर रहा हूँ कोस्टल एरिया की, वहां पर गर्मी और सर्दी के बीच में जो सीजन में टेम्परेचर का वेरिएशन आता है वो खास देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात समझ गए। सर। यस सर। Yes, sir. चलो, अब हॉट वेदर सीजन को पढ़ लेते हैं। कोल्ड वेदर सीजन पूरा हो गया, आपका हॉट वेदर सीजन शुरू हो जाता है। तो जिसको आप समर सीजन के नाम से भी जानते हो, ये तो आपको पता ही है, मार्च से लेके मई तक का रहता है, खूब गर्मी पड़ती है, जून में और भी ज्यादा गर्मी हो जाती है, फिर जून में बारिश भी शुरू हो जाती है। तो ये हॉट वेदर है ड्यू टू अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। अब ये तुम्हारी बुक्स के अंदर में समझाने के लिए चीजें लिखी होती हैं। आप समझिए, कभी भी सन मूव नहीं करता है, सन अपनी जगह पे रहता है। ठीक है ना। ये लिखा है ना, ड्यू टू, मैंने भी तुमको यही कहा कि जब नॉर्थ की तरफ सूर्य का मूवमेंट होता है, मैं बता रहा था ना, उत्तरायण होता है, दक्षिण होता है, तो नॉर्थ में होने से लो प्रेशर एरिया वहां पर बनता है। ये सिर्फ समझाने की बातें हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सूर्य अपनी जगह पे ही रहता है, सिर्फ पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये तो आपको पता है, ये बात पता है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो कोई बोले तो आपने सिर्फ समझना है, उसको हम बोल सकते हैं आभासी, आभासी मूवमेंट है। मतलब हमको अप्रेंटली ऐसा लगता है कि सूर्य मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में तो क्या है, हमारी जो पृथ्वी है वो दो तरह के चक्कर लगाती हैं, आपको पता ही होगा। एक तो वो अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है, एक्सिस का मतलब पृथ्वी ऐसे घूमती है, ये सोचो पृथ्वी है तो ये ऐसे ऐसे घूम रही है, इसको ये अपने एक्सिस के ऊपर घूमना कहलाया। ठीक है ना। और दूसरा एक चक्कर लगाती है ये सन के चारों तरफ, वो ऐसे ऐसे घूमती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। Yes, sir. हाँ, यस सर। तो जो ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसे घूमती है ना, इसकी वजह से जो पार्ट सूर्य के पास में चला जाता है पृथ्वी का, वहां पर किरणें डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है ना। तो वहां पर गर्मी होती है। एक्चुअली बात तो ये है, लेकिन सन, ये बात तो सही है बेटा कि सूरज अपनी जगह पे रहता है, लेकिन आपकी बुक ऐसा बोल देती हैं, छोटी बुक हैं, आगे जब तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे
ज्योग्राफी से लेके आगे पढ़ोगे वो सब कुछ बातें तुमको गलत लगने लगेंगी जो अभी तक बताई थी, लेकिन अब तुम्हारी क्लासेस में समझाने के लिए ऐसा बताना पड़ता है। हम बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। इट इज एब्सोल्युटली वर्थलेस चीज। ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो सनराइज होता है ना सेट होता है। ठीक है बात? ये बात नई तो नहीं लग रही तुम लोगों को? बोला सर ने क्या बता दिया? तुमने तो पढ़ा है कि सन जो ईस्ट में उगता है, सन ईस्ट में उगता है, सुनते हो ना? Yes, sir. हाँ, तो आज से ये बात दिमाग में बैठा लो। ना तो सन छुपता है, ना मतलब आप ईस्ट वेस्ट की जो कहानी है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है ना? ये सिर्फ हमको, अब अगर ऐसा होता तो सोचो, हम बोलते हैं कि भाई जब हमारे यहाँ पर दिन हो रहा होता है तो अमेरिका के अंदर रात है, तो ऐसा ये राइज होना और सेट होना सब बेवकूफी की बातें हैं। ईस्ट वेस्ट का तो बिल्कुल ही आप दिमाग से निकाल दो कि राइज ईस्ट में होता है, ठीक है? लेकिन ये सब चीजें पहले जो ऐसी थ्योरी पढ़ाई जाती थी, ठीक है ना, अब लेटेस्ट जो नई नई चीजें डेवलपमेंट होती है, नई नई रिसर्च होती है, तो उनसे पता लगता है, चीजें प्रूव होती हैं, तो वो पुरानी थ्योरी गलत प्रूव हो रही है। तो हमें तो लेटेस्ट चीजों के साथ चलना होगा। ठीक है बात? और ये हम आपको समझा भी पा रहे हैं, बता भी पा रहे हैं कि सन अपनी जगह पे रहता है। सिर्फ ये तो आप भी जानते हो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो जो एरिया पृथ्वी का सन के सामने डायरेक्टली पड़ता है तो वहां पर ज्यादा गर्मी होगी ऑब्वियसली। और इसीलिए आपने देखा है कि कुछ जो आपका आर्कटिक और अंटार्कटिका रीजन है वहां पर बिल्कुल सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। राइट? अरे ठीक है बच्चों। यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बस ज्यादा नहीं, हॉट वेदर को। मैंने सोचा कुछ आप एकदम रिलेटिवली आ गई थी चीजें तो मैंने आपको बता दी। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ना ना तो सन जो ईस्ट के अंदर राइज होने वाला ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है ना, बस। और कैसे सूर्य का मूवमेंट नहीं होता है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, तो जो एरिया पृथ्वी का उसके सामने होता है वहां वहां पर डायरेक्टली सन रेज पड़ती है, बस मैं बताना ये चाहता था। ड्यूरिंग द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड। ये बोल रहा है कि जैसे ही सूर्य का मूवमेंट नॉर्थ की तरफ होता है तो आपका ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, तो हीट बेल्ट है वो भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है। हीट बेल्ट कुछ नहीं है, यानी कि गर्मी उसी पीरियड उसी जगह पर होने लगती है जिस जिस तरफ सूर्य का अपरेंटली मूवमेंट होता है। अपरेंटली का मतलब तुम ये समझो आभासी, ऐसा हमको तो ऐसा लगेगा ना क्या, हमें तो यही महसूस होता है कि भाई सूर्य मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर सर्द गर्मी हो गई तो इसका मतलब ये है अब सूर्य नॉर्थ की तरफ आ गया। ये ऐसा आभास होता है हमको, ठीक है ना, हम ऐसा फील करते हैं। एज सच फ्रॉम मार्च टू मई इट इज हॉट वेदर सीजन। मार्च से मई के अंदर हॉट वेदर सीजन होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ, नेक्स्ट पेज पे आ गया हूं मैं, पेज नंबर 33। The influence of the shifting of heat belt can be seen clearly from temperature recording during the March May at different latitude। अब ये जो शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट है वो आप महसूस कर सकते हो टेम्परेचर रिकॉर्ड करके बिटवीन द डिफरेंट लैटिट्यूड्स। आपको टेम्परेचर यानी कि जो जिस जिस आप एरिया में अपने में ही देख लो, जहां पर आप रहते हो सर्दियों में वहां का टेम्परेचर उस लैटिट्यूड पे क्या रहता है, ठीक है ना, और इसी लैटिट्यूड पे गर्मियों में टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आता है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई गर्मी का सीजन आ गया
और मार्च में क्या जून तक काफी गर्मी रहती है। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डक्कन प्लेटू। अब ये होता क्या है, अब पढ़ने के लिए तुमको जो मैंने गलत बताया वो भी आपको समझना होगा, उसको सच मानना होगा। ये क्यों होता है भाई, हमने तो ये बताया ना कि आपके जो साउथ की तरफ से जो सन का अप्रेंटली मूवमेंट होता आ रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना। तो साउथ में मार्च में टेम्परेचर आपका 38 डिग्री होगा डक्कन प्लेटू के अंदर, ठीक है ना। इन अप्रैल द टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। और फिर जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, साउथ से डक्कन प्लेटू से ऊपर की तरफ जाओगे गुजरात के अंदर या ये मध्य प्रदेश के इलाके में, यहाँ पे टेम्परेचर 42 डिग्री होगा, ठीक है। इन मे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अंदर देखो, हम चले कब हैं, मार्च में। कहां से चले, डक्कन प्लेटू से। डक्कन प्लेटू मतलब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से। तो उस टाइम में टेम्परेचर 38 डिग्री है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ नदर्न हेमिस्फीयर में अपने इंडिया में ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके साथ में पीरियड भी बढ़ता जा रहा है। हमने यहाँ मार्च पढ़ा, अभी हम मई पढ़ रहे हैं। तो मार्च से मई के बीच में अप्रेंटली सूर्य का, सन का जो मूवमेंट भी पूरा नदन के अंदर हो रहा है, नदन हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर रहा है। ये बात समझ पा रहे हो। जब नदन हेमिस्फीयर के अंदर मूव का मतलब मैंने आपको पृथ्वी का ही रिवॉल्व का बता चुका हूं कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। अब जो ये पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया का मतलब ये हुआ बेटा, ये वाला पार्ट जिसके आप तीनों तरफ ओशंस या फिर अरबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल को देख पा रहे हो। यानी कि आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये आपका हो गया उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये पूरे के पूरे जो स्टेट हैं ये कोस्टल एरिया के ऊपर है। तो गर्मी होते हुए भी कोस्टल एरिया के मतलब बिल्कुल टच में होने से, क्योंकि ये समुद्र से लगे हुए हैं सारे स्टेट, जिस जिस स्टेट का मैंने नाम लिया, इस वजह से समुद्र से, तेलंगाना को छोड़ दीजिए, तेलंगाना नहीं लगा हुआ, मैंने गलत बता दिया आपको, बाकी सारा का सारा। लेकिन फिर भी ये है तो, हाँ बोलो बेटा, बोल दिया करो। हाँ, लेकिन तेलंगाना इंटीरियर में है, लेकिन है तो डक्कन प्लेटू का ही पार्ट। तो ये पूरे डक्कन प्लेटू पेनिनसुलर रीजन के अंदर में मॉडरेटिंग टेम्परेचर मिलता है। मॉडरेटिंग का मतलब ये है वहां पर जो टेम्परेचर है वो ओशंस की वजह से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि आसपास के एरिया में एक तरफ आपका अरबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है। तो पेनिनसुलर का मतलब ये है जिसकी तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। समझ गए पेनिनसुलर का मतलब क्या है, जो Yes, ऑल थ्री साइड से वाटर बॉडी से कवर हो उसको। तो जो तीनों साइड से वाटर बॉडी से कवर है वो मैंने पूरा जगह आपको बता दिया है। ये पूरा पेनिनसुलर रीजन है, और पेनिनसुलर रीजन में टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता है बिकॉज ऑफ दी कोस्टल रीजन की वजह से। तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ कल से पढ़ेंगे, ठीक है। अरे ठीक है, खुश हैं आप लोग। yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड, Bye, sir. बाय बाय। समझ में आ गया सबको अच्छे से, Yes, sir. चलो।
Yes. वेरी गुड। सर लीव कर दे। हाँ हाँ बेटा, सभी एग्जिट कर सकते। सर लीव कर दे। हाँ बेटा, यू आर अलाउड टू एग्जिट।